हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स या लेखांकन प्रणालियां जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो दो तरह के सिस्टम्स हैं, एक होता है द्विअंकन और एक होता है एकल अंकन। तो एकल अंकन को बोलते हैं सिंगल एंट्री अंकन, मतलब आप एंट्री कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं क्या, सिंगल एंट्री। और ये होता है हमारा द्विअंकन, मतलब डुअल एंट्री। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स लिखे हैं यही बहुत रेलिवेंट है, आप चाहे तो डायरेक्टली नोट कर ले और इनको एक एक करके समझते हैं। आसान है, हम लोग पहले भी थोड़ी थोड़ी बात इसके बारे में कर चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो यार, एकल अंकन जो है ना वो प्रणाली, उसको कहना ठीक ही नहीं है, ये प्रणाली है ही नहीं। वास्तव में ये किसी प्रणाली का ना होना है। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग को हिसाब किताब लिखना होता है ना, तो जैसे हम लोग एकदम बेसिक तरीके से हिसाब किताब लिखना स्टार्ट करते हैं, वो कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्यों नहीं है? सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें कौन कौन से पक्ष हैं, सारे पक्षों को कवर किया जा रहा हो, जिसमें गलती ना हो सके, गलती हो पाए तो उसको ठीक किया जा सके, वो एक सिस्टम होता है। यहाँ पर आप अगर अपने मन से ऐसे हिसाब किताब बना रहे हो तो उसमें बहुत सारी जगह पर गलती होगी, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो क्या है, वास्तव में किसी प्रणाली का ना होना है। तो वैसा कुछ होता है हमारा एकल अंकन प्रणाली में। और आपको पहले समझ में आ गया होगा कि अगर ये प्रणाली नहीं है तो एक अकाउंटेंट जब हमें बनना है, जब हमें एक लेखापाल बनना है, तो निश्चित रूप से हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है लेखांकन। ठीक, अब इसको थोड़ा सा बताएंगे कि कहां पर होता है, कहां पर नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना मेन सिस्टम लोग फॉलो करते हैं वो है द्विअंकन प्रणाली। क्या होती है ये? इसमें बात ये होता है कि अभिलेखन की द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। किस चीज का अभिलेखन होता है यार? लेन और देन का होता है। अब देखो, लेन देन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और हिंदी में तो इतना अच्छा नाम है इसका, लेन देन। मतलब आप कुछ ले रहे हो तो कुछ दे रहे हो, है ना। नाम में ही छिपा हुआ है कि दो चीजें हो रही हैं, समझ रहे हो? मतलब इतना ऑब्वियस है, इतना सिंपल है, सीधे सीधे दिख रहा है कि लेन देन। तो आपको कुछ आपने लिया, आपने कुछ दिया, उसी को हम लेन देन बोलते हैं। अब लेन देन है तो इसका मतलब उसमें दो पक्ष होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कक्षा 10 में बड़ी अच्छे से पढ़ाई की और आपके पिताजी ने बोला था कि अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और इतने तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे तो हम लोग तुम्हारे घर पे एक कंप्यूटर लेकर के आ जाएंगे घर पे। ठीक है, तो कंप्यूटर लेने गए। अब जब कंप्यूटर लेने गए तो उन्होंने पैसे दिए और पैसे देने के बाद से आपको कंप्यूटर मिला। तो जब आपने पैसे दिए तो आपने दे दिया और लिया क्या? कंप्यूटर। तो हर तरह का, कुछ भी सब्जी लेने जा रहे हो और आप पैसे दे रहे हो, सब्जी ले रहे हो, ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ऐसे ही आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखोगे तो भी कोई भी चीज जो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा किसी भी तरह का, उसमें दो पक्ष तो इन्वॉल्व होते ही हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अब दो पक्ष इन्वॉल्व है। ठीक, तो जरूरी ज्यादातर ऐसा होता है कि दो खाते इसमें प्रभावित हो रहे होते हैं। एक तो कभी नहीं होगा, दो होंगे ज्यादातर, कभी कभी दो से ज्यादा भी प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या है कि द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। द्विपक्षीय संकल्पना का मतलब यही है कि हर तरह के लेन देन के दो पहलू होते हैं। आप कुछ दे रहे हो और आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगली बात क्या है? कम से कम दो खाते। देखो, कम से कम लिखा हुआ ये समझना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी जैसे मान लो आपने वही कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर आप 25,000 रुपए का आ रहा था, तो आपके पिताजी ने 20,000 रुपए दिए, 5,000 उधार कर दिया। ठीक, तो इसमें एक तो आपको मिल क्या गया? 25,000 का मिल गया आपको क्या? कंप्यूटर। 20,000 आपने भुगतान कर दिया, है ना, और साथ ही 5,000 उधार रखा, तो 3 हो गया। एक कैश आपका कम हो गया, उधार वाला खाता 5,000 रुपए से बढ़ गया जो आपको वापस करना है, और आपकी परिसंपत्ति जो है वो 25,000 रुपए की हो गई। समझ गया? तो यहाँ पर 3 खाते हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है दो ही हो, ज्यादातर केसेस में 2 होंगे। अच्छा, यदि एक खाते में हम नाम पक्ष में प्रविष्टि कर रहे हैं, मतलब जो एंट्री है वो हम डेबिट साइड पर कर रहे हैं। नाम पक्ष क्या होता है? डेबिट साइड। और एक अगर डेबिट साइड पर एक जगह पर हो रही है तो दूसरी खाते में निश्चित ही जमा पक्ष में हो रही होगी। आप समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक जगह डेबिट हो रहा होगा तो दूसरी जगह क्रेडिट होगा। ठीक, अब समझ लो कि अगर जैसे हम लोगों ने अभी उदाहरण दिया था तो उसमें 2 से ज्यादा खाते हो रहे हो प्रभावित, तो ऐसा हो जाएगा कि जो डेबिट का टोटल है और जो क्रेडिट का टोटल है वो दोनों में मैच करेगा। समझ गया? जैसे अगर 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं तो 2 खातों में क्रेडिट और क्रेडिट हुआ मान लीजिए, तो वो जो टोटल आ रहा होगा उतना ही डेबिट हो रहा होगा सब मिला करके। तो अगर 2 ही खाते प्रभावित हो रहे हैं तो एक खाते में जितना डेबिट होगा उतना ही दूसरे में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू को भी लेकर के आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, हम लोग देखेंगे उनके एग्जांपल में। आप ये समझ लीजिए कि एक जगह अगर डेबिट होगा एक खाते में तो दूसरे में क्रेडिट होगा। ठीक, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अधिक पूर्ण है और विश्वसनीय है। अब ये बात तो इतनी ऑब्वियस है, एग्जामिनेशन में आ जाए लिखने को तो आराम से लिख दो। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सिस्टम ही नहीं है, ये तो अपूर्ण है, अधूरा है। तो ये अधिक पूर्ण है, विश्वसनीय है। और क्यों है ऐसा? सोचिए क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है
कि जब भी हम लोग लेखांकन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई पक्ष छूट नहीं रहा होता है, इसलिए पूर्ण है। विश्वसनीय क्यों है? विश्वसनीय यह है कि इसमें कभी कभी मान लीजिए गलती हो गई। गलती किस तरह की हो सकती है? इंसान बना रहा है, अभी तो खैर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से एल्गोरिदम लिखी हुई है, तो बहुत सारी चीजें अपने आप बनती चली जाती हैं। लेकिन जब कोई इंसान बैठ करके बना रहा है, तो हो क्या रहा है कि मानव त्रुटि होने की संभावना है। ठीक, हो सकता है गलती हो गई, मैंने किसी एक ट्रांजैक्शन के किसी एक पक्ष को लिखना भूल गया, तो अब क्या होगा, जब हम उसका तलपट बनाते हैं, तलपट क्या होता है? तलपट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? तलपट। तलपट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बना करके या तलपट बना करके हम उन गलतियों को ठीक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे गलती हुई थी, इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो राजा बाबू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अच्छा, अभी क्या हो गया, और इसमें विश्वसनीयता इसलिए भी हो जाती है कि जब आपको पता है कि सारी चीजें ठीक से लिखी जा रही हैं, तो धोखे से गलती नहीं होगी, और साथ में जो व्यापार की परिसंपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक, अच्छा, और एक और इसका एस्पेक्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, आसानी से समझा जा सकता है, और छोटे और बड़े संगठन जो होते हैं ना, किसी भी तरह का संगठन है, उन सारे ही लोगों के लिए इसको अपनाना आसान होता है। समझ के बाद? अच्छा, तो ये तो हमारी हो गई द्विअंकल प्रणाली, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एकल अंकन हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? एकल अंकन यार इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि अगर व्यक्तिगत हमें खाता बनाना है अपने खुद के लिए, कब मैंने पैसे खर्च किए, कहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो हम लोग एकल अंकन प्रणाली को भी कभी कभी अपने व्यक्तिगत स्तर पर यूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बहुत ही आसान है। किसी की बहुत छोटी सी दुकान है ना, अब उसको बिल्कुल भी, उसने बहुत कम पढ़ाई लिखाई कर रखी है, सिर्फ उसको जोड़ना घटाना आता है, क्यों सोचेगा वो? उसका बिजनेस ही इतना बड़ा नहीं है, उसको इस एक्टिविटी में बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है। तो ऐसी जगह के लिए क्या हो जाती है, ये बहुत ही सरल होती है। सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो क्या है कि अत्यधिक सरल है। लोचपूर्ण का मतलब है जैसे आपका मन में आया वैसे आप लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब, है ना। लेकिन समस्या क्या है कि त्रुटिपूर्ण भी होती है, गलती हो गई तो आप पकड़ नहीं पाओगे, है ना। तो त्रुटिपूर्ण भी हो जाती है, इसकी संभावना बहुत रहती है। अच्छा, और मैंने बता दिया आपको कि व्यक्तिगत खाते के लिए उपयोगी है। साथ में जब हम लोग रोकड़ बही बना रहे होते हैं ना, उसमें भी हम लोग एंट्रीज करते चले जाते हैं, एक तरफ से लिखते चले जाते हैं, दोनों पक्षों की बात नहीं करते हैं। पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, पैसा गया, पैसा गया, ठीक, पैसा गया। तो एक ही तरह से जब लिखते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर हमें सिर्फ पहले एकदम बेसिक अकाउंट में, अकाउंट तो बोलना भी नहीं चाहिए, एक बेसिक एंट्री ले रहे हैं, सबसे पहले सोर्स बनाने की कोशिश करें, तो वहां पर इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। कुछ लेन देनों का इसमें समस्या सबसे बड़ी यार ये होती है कि कुछ लेन देनों को तो सिर्फ हम एक पक्ष देखते हैं, और कुछ लेन देनों का दोनों पक्ष देखा करते हैं। तो कब किसका देखा जाएगा, कब किसका नहीं देखा जाएगा, यही तो नहीं है, और इसीलिए ये सिस्टम नहीं है, और सिस्टम नहीं इसलिए इसको प्रणाली बोलना ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, उसमें एक दो पॉइंट्स और एडिशनल लिखे होंगे, तो ये समझ लीजिए। लेखांकन प्रणालियों की बात करने के बाद से लेखांकन के आधार की बात करते हैं। कौन कौन से आधार हैं? कुछ जो हम लोग का पहला चैप्टर था उसमें बहुत थोड़ा सा बात की थी मैंने, लेकिन अभी आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। बहुत सारी चीजें देखो हो क्या रहा है ना, अभी हम लोग बेस बना रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आती जा रही, नई नहीं आ रही होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन सारी आसान है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और ये सारी चीजें समझ लोगे तो जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, और क्वेश्चंस ही आते हैं लेखांकन में, वही करना होता है, अपने अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, वो सारी चीजें हम लोग कब कर पाएंगे, जब हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नकद आधार होता है और एक होता है उपार्जन आधार, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जनसंख्या को मैंने बोला कि लिंग के आधार पर बांट लीजिए, तो आपने पुरुष में बांटा, महिलाओं में बांटा, बाकी जो जेंडर्स हैं उनमें बांटा, तो ये आपने ऐसे करके बांट दिया। ऐसे ही मैंने आपको बोला कि जो भी जनसंख्या उसको बच्चों में और बुजुर्गों में बांटो, या बच्चों में, या 20 साल से कम में और 20 साल से बड़े वालों में बांटो। तो आप आधार बताते हो, आप क्या बताते हो, किस आधार पर बांट रहे हो। तो एक ही चीज को आप अलग अलग आधार से बांटोगे तो अलग अलग तरह से बांटा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हम लोग किस बात से लेखांकन के आधार की बात कर रहे हैं, लेखांकन के आधार तो कई चीजों को देखा जा सकता है। यहां पर मान्यता का समय, कि आप कब मान रहे हो कि आपका लेन देन हो रहा है, लेन देन होने को मानना, यानी कि लेन देन होने की मान्यता और उसका समय, इस आधार पर जब हम लोग विभाजन की बात करते हैं तो आगम और लागतों का जो लेखांकन होता है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है उपार्जन आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अक्रूअल बेसिस, ACCRUAL, और नकद आधार यानी कि कैश बेसिस, ठीक है। मेनली ये चलता है, ये आधार चलता है। क्यों चलता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नकद आधार क्या होता है कि लेन देनों की जब प्रविष्टि है, यानी कि उसका अभिलेखन किया जा रहा है, वो तब किया जाता है जब आपको पैसा मिल जाए। आपको इस महीने का किराया है, जून 2020 चल रहा है, आपको 30 जून को मिल जाना चाहिए,
लेकिन वो पैसा आपको मिल रहा जाकर के अक्टूबर में। तो जब अक्टूबर में मिलेगा तब आप उसको लिखोगे कि आपको पैसा मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिलना तो आपको आज चाहिए था, आपका वैधानिक अधिकार है कि 30 जून को आपको पैसे मिल जाने चाहिए। इस महीने जून में मिल रहा है आपको अक्टूबर में, तो नगद आधार कहता है कि जब आपको नगद मिल रहा है तब मानो, जब आप नगद किसी को दे रहे हो तब मानो। और उपार्जन आधार बोलता है कि नहीं, आप समझो कि देय क्या है और प्राप्य क्या है। प्राप्य मतलब जो आपको मिलना है, मिलना चाहिए। देय मतलब जो आपको देना चाहिए, ठीक। तो जिस दिन आपने महीने का रहना स्टार्ट किया, आप भले ही पैसे नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, लेकिन आप उसको मानोगे कि आपने जून में ही भुगतान कर दिया। तो यहां पर क्या बात हो जाती है, यहां पर देखो लेन देनों की प्रविष्टि नगद प्राप्ति या भुगतान के समय। कब? जब आपको नगद प्राप्ति हो रही है। उन नाक की ना लिखा हुआ है, उनके देय या प्राप्य हो जाने पर। देय या प्राप्य कब हो जाता है? जब आपने किसी की सेवा यूज कर ली तो आपके लिए देय हो गया, आपने किसी को कोई वस्तु या सेवा दी तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे तो आपके लिए प्राप्य हो गया, तो आपका वैधानिक अधिकार आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, आगम व व्ययों को लेन देन के समय ही मानता, लेन देन के समय ही। लेन देन यहां पर क्या माना जाता है, जो आपका वैधानिक अधिकार है। आपने किसी को सामान दे दिया तो आपका मान लिया कि आपको पैसे मिल गए, ठीक है, मिलने चाहिए, आप उसको नोट कर लोगे। वो नहीं मिले तो उसको उधार खाता में डालेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि वो मिले ही नहीं है तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक। समझ के बाद अब यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नगद प्राप्ति या फिर नगद भुगतान। एक तो ये चीज हो गई, आपको नगद मिल रहा है या आप नगद भुगतान कर रहे हो, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, नगद प्राप्ति या नगद भुगतान का अधिकार। समझ लो, तो आपको नगद मिल रहा है या फिर नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का आपको अधिकार है। किसी दूसरे को मुझे पे करना है तो उसके पास अधिकार है नगद प्राप्ति का, और मुझे उसको देना है। समझ रहे? तो अधिकार अगर आपको मिल गया, वहां पर ही बात देख लेता। तो ये नगद प्राप्ति और नगद भुगतान, और नगद प्राप्ति और नगद भुगतान के अधिकार में अंतर करता है। समझ रहे हो? यहां पे तो जब आपको पैसा मिल रहा है तभी आप मान रहे हो, है ना। यहां पर क्या हो रहा है कि आपको मिला नहीं लेकिन आपको अधिकार है, तो हम अधिकार के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अधिकार की जो वैधानिक अनिवार्यता है, मतलब इसकी और इसकी, इन दोनों के बीच में अंतर कर दिया गया है। ये दोनों एक ही साथ जब नगद मिल रहा होगा तब नहीं मानते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है। अच्छा, कैसे आधार है, क्यों आधार है, आप वही समझिए, उदाहरण समझिए। साल भर में होते हैं 12 महीने, ठीक है। मान लीजिए 12 महीने में 7 महीने का ही किराया दिया, 5 महीने का आपने किराया दिया ही नहीं अपनी दुकान का, ठीक है। तो आप अगर ये मान लोगे कि आपने 5 महीने का किराया नहीं दिया, और क्योंकि आपने दिया नहीं है तो आप उसको अपना खर्चा नहीं मानोगे। तो खर्चा अगर नहीं मानोगे, वास्तव में वो खर्चा तो होना चाहिए, क्योंकि आपको देना तो ही आज नहीं तो कल। तो अगर आपने दिया नहीं है और आप साल भर में उस खर्चे को जोड़ नहीं रहे हो तो अपना लाभ ज्यादा कैलकुलेट कर दोगे। ऐसे ही आपको कुछ पैसा मिलना चाहिए, आपकी दुकान से बहुत सारे लोग उधार में सामान लेकर चले गए, वो पैसे आपको देंगे। अगर आप मानते हो कि वो पैसा मिला ही नहीं तो भी आप अपना जो लाभ है उसको कम आंक लोगे, क्योंकि आपने मेहनत तो की, आपने सामान भी बेचा है, लेकिन उस सामान के बदले में आपको जो पैसे मिलने चाहिए उनको आपने देख लिया कि वो तो मिले ही नहीं है, तो हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो वहां से क्या हो जाएगी कि जो लाभ की गणना होती है वो गलत हो रही होती है। और यहाँ पर वही होती है कि कुल रोकड़ प्राप्तियां, आपको कुल मिलाकर पैसा कितना मिला और कुल रोकड़ भुगतान। तो आप ऐसे अगर लाभ निकालने स्टार्ट कर देते हो तो ये चीज गलत हो जाती है, लाभ की गणना ठीक नहीं होती है। और एक और चीज है यार, ये जो हमारा उपार्जन आधार है ना, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। जो मैंने बोला ना कि जिस टाइम लेन देन हो रहा है उसी टाइम पर आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, पहचान ले रहे हो, मान ले रहे हो। मान्यता उसी समय की है, उसी समय की जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया। तो इसी को हम लोग बोला करते थे आगम मान्यता संकल्पना। याद करिए, हमने संकल्पनाएं पढ़ी थी इसी चैप्टर में। अच्छा, और साथ में एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आगम व्यय मिलान, जिसको बोला जाता था मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको किसी एक समय अवधि में या एक लेखा वर्ष में लाभ निकालना है, लाभ और हानि या कुछ भी निकालना है। अगर हानि तब हो जाएगी जब व्यय ज्यादा हो जाएंगे, आगम कम हो जाएगा। आगम ज्यादा होंगे, व्यय कम होगा, तो उसी को लाभ बोल देते हैं। तो लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ लो, आगम ज्यादा है तो लाभ हो गया। तो आगम और व्यय मिलान संकल्पना में क्या था कि आपको एक ही समय अवधि में मिलान करना होता है। क्या करना होता है? एक ही समय अवधि में। तो आपको जो जो मिलना चाहिए और आपको जो जो देना चाहिए उन सबको आप काउंट करते हो तो आपको लाभ और हानि मिलता है। वो सही तरीका है, वो श्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि आपने वो सारी चीजें क्या की हैं, आपको उनका वैधानिक अधिकार मिल चुका है। भले ही वो पैसा नहीं मिला है, आपने भुगतान नहीं किया। तो हम लोगों ने लेखांकन प्रणालियां देख ली इस वीडियो में, हम लोगों ने लेखांकन के आधार भी देख लिए, किस आधार पर, मान्यता के समय के आधार पर। ठीक है, तो आगे अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, IFRS का है और उसके बाद से GST है, वस्तु एवं सेवा कर, उसकी हम लोग बात करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स आपको बोर्ड से भी बना सकते हो, काफी ठीक से लिखा हुआ है और नोट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। और प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल आप लोग
कई लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो यार? आप ही के लिए सारी मेहनत हो रही है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।